हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं लंग कैंसर के बारे में, यानी कि लंग में कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, लंग कैंसर है क्या, कितने टाइप के होते हैं, अगर किसी को कैंसर हो गया फेफड़े का तो क्या लक्षण आएगा, क्या जो टोबैको लेते हैं, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, क्या उनको कैंसर हो सकता है या फिर किसको ज़्यादा कैंसर प्रभावित करता है, क्या लक्षण होंगे, क्या जांचें करवानी होंगी, क्या इलाज है, ये सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। और लंग कैंसर से किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं ये भी हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा और ये टॉपिक जहाँ तक देखें एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम लोग बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो अब चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करने। तो सबसे पहले है कि लंग कैंसर होता क्या है। लंग का मतलब होता है फेफड़ा, और कैंसर क्या है, कैंसर में क्या होता है कि सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। एक होता है, आपका आपने सुना होगा कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ग्रोथ। तो बिनाइन जो होता है वो नॉन कैंसरस होता है और जो मैलिग्नेंट है वो कैंसरस होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, तो लंग मैलिग्नेंसी हो गई है, लंग में कैंसर हो गया है। यानी कि यहाँ पे जो लंग्स में यानी फेफड़े में जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं और शरीर में ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से फैल जाता है और शरीर के अलग अलग हिस्से को प्रभावित कर लेता है अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो लंग कैंसर क्या है, तो ये एक तरह का कैंसर का प्रकार है, एक तरह का कैंसर है जो कि हमारे फेफड़े के सेल्स को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट स्टार्ट्स, या फिर कह सकते हैं दैट अफेक्ट सेल्स ऑफ द लंग्स, या फिर कह सकते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली देखें मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं, NSCLC, ठीक है, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, यानी नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होगा और एक होगा स्मॉल सेल लंग कैंसर, SCLC। ठीक है, यानी स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। ठीक है, तो दो तरह के आपने यहाँ पे देखें। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है। ठीक है, इसके अगर सब टाइप को देखें तो इसमें क्या है, तो एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा, ये सब बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि लंग कैंसर किसको प्रभावित कर रहा, तो ये है हमारा फेफड़ा, और फेफड़ा के टिश्यू में देखिए यहाँ पे जो सेल्स है वहाँ बहुत ज़्यादा ही अबनॉर्मल ग्रोथ हो रखा है। अब हमारा नेक्स्ट है कि किस कारण से फेफड़े में कैंसर होता है। तो मेनली स्मोकिंग के कारण होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा धूम्रपान कर रहा है तो देखें तो लगभग 75 to 80% केसेस जो हैं लंग कैंसर के वो स्मोकिंग करने वाले लोगों में मिलता है, जो धूम्रपान करते हैं, जो सिगरेट लेते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं, उन लोगों में। अब है कि सेकेंड हैंड स्मोक, यानी इसमें क्या होता है, ये मान के चलिए हम सिगरेट पी रहे हैं और मेरे आसपास के लोग नहीं पी रहे हैं, लेकिन हम जो धुआं फूंक रहे हैं, हम जो धुआं छोड़ रहे हैं, वो आसपास जो लोग हैं वो भी उस धुएं को इनहेल कर रहे हैं, वो भी धुआं ले रहे हैं, तो उनको भी प्रभावित करेगा। तो जो आसपास लोग हैं वो सेकेंड हैंड स्मोकर हो गए। ठीक है, तो उनको भी लंग कैंसर प्रभावित कर सकता है। रेडोन गैस, यानी रेडियम जो गैस होता है, ठीक है, तो जो यहाँ पे रेडॉन गैस है, अगर उससे आप कांटेक्ट में आते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। रेडॉन, एस्बेस्टोस और कुछ और कार्सिनोजेंस होते हैं जिनके कारण फेफड़े में कैंसर हो सकता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है कि जीन में ऐसा म्यूटेशन हो गया, ऐसा बदलाव हो गया कि कैंसर का रूप ले लिया। आपका यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री हो, घर परिवार में पहले फेफड़े का कैंसर चला आ रहा हो, तो हो सकता है कि आपको भी ये बीमारी प्रभावित कर सके। और है कि अगर कोई आपको बीमारी हो रखी है फेफड़े की, जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजॉर्डर डिजीज, फिर ट्यूबरक्लोसिस, और भी बीमारियां होती हैं फेफड़े की, अगर वो हो रखा है तो वो बाद में कैंसर का रूप ले सकता है। अगर आपका जो है एयर पॉल्यूशन, ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल हानिकारक गैसेज
मिलती हैं, वहाँ पे एक्सपोज होती हैं, तो ऐसे जगहों से भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है लंग कैंसर के लिए। अब नेक्स्ट हमारा है, देखिए यहाँ पे आप इस डायग्राम में समझ रहे होंगे, ये जो मैंने यहाँ पे इमेज लगाया है, यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है, फिर नीचे ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोनों साइड लंग्स है। तो फेफड़े के अंदर ही यहाँ पे आपको कैंसर होगा। नेक्स्ट है कि लंग्स में अगर कैंसर हो जाता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर फेफड़े में दिक्कत हो गई तो फेफड़े से आप क्या करते हैं, मेनली वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने और छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको खांसी आ सकती है, लगातार आपको खांसी बनी रहेगी, यानी परसिस्टेंट कफ। चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो सकता है। विजिंग, बार बार छींक आ सकती है, आपको छींक आएगा, कफ आएगा, बलगम आ सकता है, बलगम में खून आ सकता है, हीमोटाइसिस हो सकता है, छाती में दर्द, कंधे में दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। फैटिग, आपको जो है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा। फिर आपका यहाँ पे क्या है कि वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, वज़न कम हो सकता है, वो भी अनएक्सप्लेन्ड है, अचानक से वज़न कम होने लगेगा। आपका जो है, जब आप खांसी करेंगे बलगम निकलेगा, उसमें खून आ सकता है, हीमोटाइसिस, डिस्निया यानी सांस लेने में तकलीफ़ होगी, वज़न कम होगा, भूख नहीं लगेगा, थकान महसूस होगा, चक्कर भी आ सकता है, यानी शरीर में बहुत तरह के बदलाव आएंगे अगर कैंसर हो गया तो। और ये और सारे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। अब नेक्स्ट हमारा है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हम लोग क्या समझते हैं, तो मेनली अगर किसी को लंग कैंसर हो गया है तो उसे कंफर्म करने के लिए कौन कौन सी जांचें करवाते हैं। तो सबसे पहले है कि सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, पेट करवा सकते हैं, ठीक है, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पेट का फुल फॉर्म होता है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। सीटी का कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, एमआरआई का मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सीटी, एमआरआई, पेट और चेस्ट एक्सरे भी करवा सकते हैं, जिससे कि फेफड़े को बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज किया जा सकता है। लंग कैंसर हुआ है तो फेफड़े के सेल्स का आप जो हैं बायोप्सी भेज सकते हैं, ठीक है, जो फेफड़े हैं उसके टिश्यू का आप जो हैं बायोप्सी भेज दीजिए, एफएनएससी करके, नॉर्मली वहाँ से बायोप्सी लेके ब्रोंकोस्कोपी के मदद से, तो बायोप्सी करवाना है यानी एफएनएससी करवा लीजिए। अब आपका क्या है कि अगर आप ये सारी जांच करवाते हैं, पुलमनरी फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, सीटी, एमआरआई, पेट वगैरह करवा लीजिए, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि फेफड़े का जो कैंसर है वो कितना फैला हुआ है, यानी कौन से स्टेज में है, किस तरह का कैंसर है। तो इसी पे डिपेंड करता है अब हमारा इलाज यानी ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में मेनली क्या करते हैं, तो ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज में हमारा कैंसर है और किस टाइप का है और कहाँ तक ये फैल चुका है। तो सबसे पहले आपको ऑपरेशन करना होगा, ठीक है, अगर कैंसर है, ट्यूमर बना हुआ है फेफड़े में, तो सर्जरी करेंगे और उस ट्यूमर को ऑपरेशन के थ्रू निकाल के बाहर कर देंगे। सर्जरी के बाद क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, जिससे कि जो कैंसर सेल हैं उनको क्या करते हैं, उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी से क्या करते हैं, तो जो कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। इम्यूनोथेरेपी जो है आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी, यानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी, बूस्ट करेगी। टारगेटेड थेरेपी जो होता है वो कैंसर सेल में क्या, अगर मान के चलिए जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, जेनेटिक चेंजेज हुए हैं, तो उसके लिए टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आपका यहाँ पे आप समझ गए कि कीमो, रेडियो, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, सर्जरी, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। सर्जरी में लोबेक्टमी, न्यूमेक्टमी आप कर सकते हैं। और आप जो है नॉर्मली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दर्द हो रहा है, कफ आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन चल सकता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ब्रोंकोडायलेटर। तो वो जो है डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है मरीज़ का। वेंटिलेटर पे मरीज़ को रखा जा सकता है, ज़्यादा दिक्कत है तो ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन, ये सब दिया जा सकता है। फिजियोथेरेपी दिया जा सकता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो डिपेंड करता है कि मरीज़ का सिचुएशन क्या है। अब हमारा है प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस में क्या है कि कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं कि आपको ये बीमारी हो रखी है,
इलाज हुआ, उसके बाद उसका क्या संभावना है ठीक होने का, उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं कि आगे क्या होगा। तो जिसको लंग कैंसर हो गया तो उसका प्रोग्नोसिस यानी कि आगे वो ठीक होगा नहीं होगा क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि मरीज़ जो है वो किस स्टेज में है अभी, यानी उसका जो कैंसर है वो किस स्टेज में है, किस तरह का कैंसर है। जैसा कैंसर होगा वैसा उनका प्रोग्नोसिस होगा, ठीक होने की संभावना होगी। जितना जल्दी पता चल जाएगा कि फेफड़े किस तरह के हैं, किस स्टेज में हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका इलाज होगा और मरीज़ जो है ठीक हो सकता है और नहीं भी ठीक हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है मरीज़ का सिचुएशन कैसा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि SCLC स्मॉल सेल लंग कैंसर जो है और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर दोनों में कंपेयर करें तो सर्वाइवल रेट किस में कम है, SCLC में। यानी स्मॉल सेल लंग कैंसर अगर हुआ है तो उसमें जीने की संभावना बहुत कम है, यानी कि उसमें मरीज़ को बचाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब हमारा देखिए यहाँ पे आप इस इमेज से समझ रहे होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्रोथ हो रखा है, ये हमारा कैंसरस पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम सर्जरी करते हैं तो अगर इतना दूर में बस ट्यूमर है तो इतने हिस्से को निकाल देंगे, और अगर पूरा फैल गया है तो न्यूमोनेक्टोमी करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ आप समझ गए किस तरीके से हमारा यहाँ पे लंग कैंसर फैला हुआ होता है, किस तरीके से सर्जरी की जाती है। अब अगर प्रोग्नोसिस है तो वो भी समझ गए कि वो डिपेंड करता है किस टाइप का कैंसर है और किस स्टेज में है। जितना जल्दी पता लग जाएगा उसके अकॉर्डिंग इलाज होगा और मरीज़ ठीक भी हो सकता है और नहीं भी ठीक हो सकता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा है तो उसमें मरीज़ की ठीक होने की संभावना कम होती है। अब है कि किस तरीके से आप इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसमें हमारा है क्वाइटिंग स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन मेजर। यानी कि आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, टोबैको तंबाकू गुटखा खा रहे हैं तो वो सब एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे कैंसर हो सकता है। शराब पी रहे हैं वो बंद कर दीजिए। सेकेंड हैंड स्मोकर मत बनिए, जो अगर कोई सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है तो उसके आसपास आप मत रहिए, वहाँ से दूर हो जाइए। जो भी कार्सिनोजेंस हैं यानी कि आप ऐसे जगह पे काम मत करिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज होते हैं, जैसे रेडॉन, एस्बेस्टोस वगैरह, तो आप ऐसे जगह से अपना बचाव करिए। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा जो है अब ख़त्म होने वाला है, बस ये लास्ट स्लाइड है। तो इसमें क्या है कि जिस तरीके से आप पता लगवाएंगे, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा फेफड़े का तो आपको तुरंत जाकर जांच करवाना है। जितना जल्दी पता लग जाएगा उतना जल्दी इलाज होगा और उतना जल्दी मरीज़ रिकवर हो सकता है। तो इसीलिए अवेयरनेस लाना ज़रूरी है और अपने आप का बचाव करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सभी चीज़ों से अपना बचाव किया जा सकता है, बस है कि आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए और फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि आपको जहाँ पे दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।